नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। मैं सूरज सिंघानिया आप लोगों को आ गया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ करवाने। मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ जैसे हम लोगों को पता है, बहुत सारे एग्जामों में इसका वेटेज ज़्यादा होता है। बहुत सारे एग्जाम में लगभग सारे एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले भी मैंने कुछ क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री का MCQ करवाया था, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और आगे इसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। ये देखिए, ये एक हमारा नायक बैच है जो हम लोग ने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि किसके लिए है? यूपी बार काउंसिल के लिए है। यूपी बार काउंसिल इंटरव्यू से रिलेटेड एक नायक बैच हम लोग ने स्टार्ट किया है, ठीक, जिसमें आप लोगों को कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, सुविधाएं देखने को मिलेंगी। 10+ और लाइव क्लासेस, फ्री PDF एंड नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी, जूम सेशन भी होगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो होगा। एक वीडियो को आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं। मॉक इंटरव्यू आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लिया जाएगा। और इसका प्राइस कितना है? सिर्फ 199, ठीक। इसमें कोई कूपन अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ 199 रुपया में आपको ये बैच मिल जाएगा। चलिए आगे, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which one of the following was established by महात्मा ज्योतिबा बाई फुले? ज्योतिबा फुले के द्वारा इसमें से कौन सा जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था? सत्यशोधक समाज, जस्टिस पार्टी मूवमेंट, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी या वाइकम सत्याग्रह? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा ए नंबर, सत्याग्रह समाज जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1873 में। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में, ठीक है। इसको आप लोग ये डेट और नाम, जगह का नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसका एम क्या था? एम भी हम लोग देखेंगे। एम क्या था? इसका एम था फ्री लोअर कास्ट फ्रॉम ब्राह्मणिकल सिस्टम। ब्राह्मणिकल सिस्टम से लोअर क्लास को फ्री करना, फ्री लोअर क्लास फ्रॉम ब्राह्मणिकल सिस्टम, ठीक। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आप लोग को पॉसिबल हो, अगर इतना याद नहीं हो पा रहा हो, तो आप जब हमारी क्लासेस देखें तो इसको एक कॉपी में, इसको नोट्स के तौर पे लिख लें, जो आपको बाद में मदद करेंगे, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। ज्योतिबा बाई फुले जो है, इनके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जानते हैं ज्योतिबा बाई फुले के बारे में कि इन्होंने, इनका और क्या क्या काम था। ज्योतिबा बाई फुले जो है वो गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश करती है पुणे में। ज्योतिबा बाई फुले जो है इस्टेब्लिश गर्ल्स स्कूल इन पुणे, गर्ल्स स्कूल इन पुणे। कब एस्टेब्लिश वो करती है? 1851 में। 1851 में गर्ल्स स्कूल एस्टेब्लिश करती है पुणे में। कौन? ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है। इन्होंने एक गुलामगिरी बुक भी लिखा हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। ही रोट गुलामगिरी बुक। गुलामगिरी बुक जो है वो रिटन बाई किसके द्वारा? ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा। कब लिखे थी वो? 1872 में। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। 1872 में गुलामगिरी जो बुक है वो ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने सार्वजनिक सत्याधर्मा भी लिखा हुआ था। सार्वजनिक सत्याधर्मा, क्या नाम था उनका? सार्वजनिक सत्याधर्मा। सार्वजनिक सत्याधर्मा, यह भी एक बुक जो था ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती है, जिसका नाम क्या है? ज्योतिबा बाई फुले जो है एक न्यूज़पेपर पब्लिश करती है, जिसका नाम क्या रहता है? जस्टिस, ठीक है। जस्टिस उस न्यूज़पेपर का नाम रहता है जो ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ही रिसीव्ड टाइटल ऑफ महात्मा।
ये जो महात्मा है ज्योतिबा फुले जो है, ज्योतिबा फुले के पहले हम लोग ये महात्मा टाइटल देख रहे हैं। तो महात्मा टाइटल जो है इन्होंने रिसीव किया था, कब रिसीव किया था? 1888 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1888 में महात्मा का टाइटल इनको दिया गया था, ज्योतिबा बाई फुले को। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे ज्योतिबा बाई फुले के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, जस्टिस पार्टी मूवमेंट के बारे में। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है तो वो कब आया था? 1916 में। जस्टिस पार्टी मूवमेंट 1916 में आया था। कहां पे आया था? कहां आया था? मद्रास। अभी इसका नाम क्या है? चेन्नई। अभी क्या नाम है इसका? चेन्नई। इसको हम लोग लिबरल यूनियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा, लिबरल ऑफ हम साउथ इंडिया इसको क्यों बोलते हैं? लिबरल यूनियन ऑफ साउथ इंडिया इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए लॉन्च कहाँ हुआ था? मद्रास में। अब मद्रास कहाँ पे है? इंडिया के साउथर्न साइड में है। तो साउथर्न साइड में है इसलिए हम लोग इसको लिबरल यूनियन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, आज ये बताइए इसमें ये जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो है 1937 में रामास्वामी नायकर इसका प्रेसिडेंट बनते हैं। 1937 में, 1916 में तो ये लॉन्च हुआ था, लेकिन ये जो है 1937 में रामास्वामी क्या नाम था इनका? रामास्वामी नायकर क्या बनते हैं? इसका प्रेसिडेंट बनते हैं। नायकर बिकेम इट्स प्रेसिडेंट। उन्नीस सौ 1937 में रामास्वामी नायकर बिकम इट्स प्रेसिडेंट। किसके? जस्टिस पार्टी मूवमेंट के। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जस्टिस पार्टी मूवमेंट के बारे में हो गया। थोड़ा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो कि 1906 में लॉन्च हुआ था और महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? विठल रामजी शिंदे के द्वारा। कब हुआ था? 1906 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा हुआ था? विठल रामजी शिंदे। विठल रामजी शिंदे के द्वारा। कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये जो है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इसका एम क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी? टू अपलिफ्ट। किसको अपलिफ्ट करने की बात कर रही है? अपलिफ्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास क्या? डिप्रेस्ड क्लास पीपल। डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को अपलिफ्ट करने की बात की जा रही थी। किसमें? डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आइए अब थोड़ा सा वाइकम सत्याग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं, जो 1924 में आया था। इसको गांधी जी सपोर्ट करते थे। ये जो वाइकम जो है, सॉरी, ये 1924 में आया था, जो सपोर्टेड बाय गांधी जी। सपोर्टेड बाय गांधी जी। गांधी जी द्वारा इस वाइकम सत्याग्रह को सपोर्ट किया जाया था। और इसका एम क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? वाइकम सत्याग्रह का जो ऑब्जेक्टिव क्या था? एम, ये एम मैं किसका बता रहा हूं? इसका वाइकम सत्याग्रह का बता रहा हूं। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका एम जो था, टू अलाउ लोअर कास्ट टू एंटर इन टेम्पल। मंदिरों में लोअर कास्ट पीपल को एंट्री देने का बात करता था कौन? वाइकम सत्याग्रह। ठीक है,
समझ गए आप लोग? इसको आप लोग चाहें तो अपने कॉपी में इसको नोट्स बना के रख सकते हैं, जो कि आपको मदद करेंगे बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वहाबी मूवमेंट, जो 1820 से 1870 तक चला था, क्या वहाबी मूवमेंट के बारे में। देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखिए स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। इट वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट एंड प्योरली कम्युनल मूवमेंट। ठीक, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शाह वली उल्लाह। शाह वली उल्लाह के द्वारा यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। मेन सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वाज पटना। क्या यह पटना में इसका मेन सेंटर था? या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूवमेंट वाज ट्रांसफर इंडिया फ्रॉम अ कंट्री ऑफ हिंदू टू अ कंट्री ऑफ मुस्लिम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ट्रांसफर ऑफ इंडिया फ्रॉम अ कंट्री ऑफ हिंदू। जो जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, भारत जो है हमारा हिंदू कंट्री है, तो हिंदू कंट्री से ट्रांसफर करके इसको मुस्लिम कंट्री बनाने का ये ऑब्जेक्टिव था। तो बताइए चारों स्टेटमेंट में कौन सही है कौन गलत है। स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 या ऑल द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर डी होगा, ऑल द अबव। ये सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय किंग राधाकांत देव। किंग राधाकांत देव के द्वारा इनमें से कौन सा जो एसोसिएशन है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द इंडियन लीग, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। बताइए इसका आंसर ए होगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कब हुआ था? 30 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था। कहां पे? इन कलकत्ता। 30 अक्टूबर को कहां लॉन्च किया था? कलकत्ता में। और कब किया गया था? 1851 में। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था और 30 अक्टूबर को एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका एम क्या था? इसका एम क्या था? इसका एम जो था टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का जो इंटरेस्ट था उसको प्रोटेक्ट करना इसका एम था। किसका? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा द इंडियन लीग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। द इंडियन लीग क्या कहता है और ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। 1875 में बाई शिशिर कुमार घोष के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। और इसका एम क्या था? पॉलिटिकल अवेयरनेस टू द मासेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस टू द मासेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस टू द मासेस। यहाँ मासेस का मतलब क्या हुआ? जो भीड़, इकट्ठा, जो पब्लिक, उसको मासेस हम लोग यहाँ कह रहे हैं। पॉलिटिकली उन लोगों को अवेयर करने का इसका एम था। और बाद में जो ये इंडियन लीग जो था वो जाके किससे मर्ज हो जाता है? इंडियन एसोसिएशन से मर्ज हो जाता है। ये जो इंडियन नेशनल लीग जो है ये बाद में आके किससे? इससे इंडियन नेशनल एसोसिएशन में मर्ज हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ये जो है 1875 में लॉन्च हुआ था आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। में 1875 में आनंद मोहन बोस को द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका एम क्या था? इसका एम क्या था? इसका एम आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इसका नाम क्या है? कलकत्ता स्टूडेंट। तो जो भी इसका एम होगा या जो भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा स्टूडेंट से रिलेटेड ही होगा।
तो टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। कहाँ बताइए, समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? आइए आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में देखते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के बारे में कुछ हम लोग जानकारी लेते हैं। ये जो है 1876 में एस्टेब्लिश हुआ था, किसके द्वारा? एल्बर्ट हॉल के द्वारा। किसके द्वारा? एल्बर्ट हॉल के द्वारा। कब हुआ था? 1876 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो अल्बर्ट हॉल के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1876 में। कहाँ कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, चलिए। और इसका जो किसके द्वारा ये जो एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 वाज फाउंडेड बाय हुम। जो 1852 का बॉम्बे एसोसिएशन है किसके द्वारा खोजा गया था? दादा भाई नारोजी, बरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता या केटी टाइलंग? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी के द्वारा बॉम्बे एसोसिएशन फाउंड किया गया था। लेकिन सिर्फ अकेले इसमें दादा भाई नारोजी नहीं थे, इसमें बरुद्दीन त्याबजी भी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता भी शामिल थे, या केटी टाइलंग भी इसमें शामिल थे। ठीक, 1885 में। ठीक है, चलिए आइए। ये तीनों ने मिलकर 1852 नहीं होगा, 1885 होना चाहिए। आप लोग एक बार डेट आप लोग देख लीजिएगा खुद से, 1885 होना चाहिए। जो ये तीनों ने मिलकर दादा भाई, मेन लीडर कौन थे? दादा भाई नारोजी, बॉम्बे एसोसिएशन का फाउंडर। ठीक, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, या देखे तो हम लोग कहें तो एम क्या था? अवेयरनेस टू द masses related to पॉलिटिकल से रिलेटेड मासेस को अवेयरनेस करना था, या पॉलिटिकल अवेयरनेस टू द मासेस। ठीक, चलिए इसका आंसर बताइए। बाय हुम द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। किसके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर्म हुआ था? दफरीन के द्वारा, कर्जन के द्वारा, मोतीलाल नेहरू या एयू हुम? बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर बताइए। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंड हुआ था किसके द्वारा हुआ था? और एक और इसका आंसर बताइए, इस समय वाइसरॉय कौन थे? हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड? बताइए इसका आंसर क्या था, क्या होगा? जल्दी बताइए। आइए, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, एलन एक्टेवियन ह्यूम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आपके एग्जाम में एओ ह्यूम भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। और वाइसरॉय जो है इस समय दफरीन थे। कौन थे? दफरीन। जो कर्जन थे, ये कर्जन कब किस समय वाइसरॉय थे? 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था उस समय वाइसरॉय कौन था? बताइए, अभी मैंने जस्ट बताया है आपको। दफरीन। कर्जन जो था 1905 का जो बंगाल पार्टीशन था उस समय का वाइसरॉय था। एयू ह्यूम के द्वारा
ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे हैं वो फर्स्ट वाइसरॉय हमारे इंडिया के थे और लास्ट गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के थे। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के रेफरेंस में इस स्टेटमेंट का आप सही या गलत का आंसर बताइए। देखिए आंसर क्या पूछ रहा है, करेक्ट बताइए। 1924 द बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। क्या 1924 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम सेशन हुआ था महात्मा गांधी द्वारा प्रिसाइडेड किया गया था, या महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द कांग्रेस सेशन 1901। 1901 में जो महात्मा गांधी का जो सेशन हुआ था, क्या उसमें महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, बताइए। कोड आपका है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ 1 and 2। महात्मा गांधी जो है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, वन लाइनर में आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 1924 में बेलगाम सेशन का जो कांग्रेस का जो सेशन था, बेलगाम सेशन बेलगाम में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो थे 1901 में जो कांग्रेस का सेशन हो रहा था उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन वो लीडर उसमें नहीं थे, सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि महात्मा गांधी इस समय कॉमन आदमी थे, इनका कोई उतना नाम नहीं था। चलिए ये बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेफरेंस में आप स्टेटमेंट को बताइए सही है या गलत, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बदरुद्दीन त्याबजी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। क्या यह सही है। द फर्स्ट इंग्लिश मैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज जॉर्ज यूल। क्या यह सही है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज एनी बेसेंट। क्या यह सही है, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and all the above। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑल द एबव, सारा का सारा आंसर सही है। बदरुद्दीन त्याबजी जो है वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, ठीक है। और ये जॉर्ज यूल जो है वो पहला ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लिश मैन थे जो प्रेसिडेंट के अध्यक्षता कर रहे थे। और फर्स्ट वुमेन जो प्रेसिडेंट है वो एनी बेसेंट है। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आप में देखिएगा, जो फर्स्ट वुमेन अगर पूछेगा तब तो एनी बेसेंट होगा, लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर पूछ रहा है, कौन ऐसा फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, तो उसका हो जाएगा सरोजनी नायडू, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आंसर बताइए इसका। Which of the following statement is not correct with reference to the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन देखिए, सही नहीं है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड 28 दिसंबर 1885। क्या यह सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन पूना। क्या यह सही है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज उमेश चंद्र बनर्जी। क्या यह स्टेटमेंट सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओनली 1, ओनली 2, 1 and 3 एंड 2 and 3। देखिए इस सेंटेंस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1985 को फाउंड हुआ था, ये सही है, ठीक, ये सही है। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म इन पूना, नहीं ये गलत है। पूना में नहीं हुआ था, कहां हुआ था, बॉम्बे। एक्चुअली डिसाइड तो हुआ था पूना में ही फॉर्म करने का, लेकिन कुछ वजह से पूना में ना होके बॉम्बे में हुआ था। तो पहला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन है, उमेश चंद्र बनर्जी। क्या ये सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या क्या सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत पूछ रहा है, तो क्या होगा, सिर्फ 2 नंबर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सरोजनी नायडू, द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। देखिए आ गया, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको इसका आंसर बताया था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, क्या नाम था उनके, सरोजनी नायडू, जो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट थी किस में बनी हुई थी, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। 10 का बताइए क्या होगा। चलिए आइए, इसका आंसर होगा कानपुर सेशन में। कानपुर सेशन 1925 में जो हुआ था उसका इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी, इंडियन वुमेन बनी थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। इसको याद रखेंगे आप। बेलगाम सेशन 1924 में हुआ था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था महात्मा
गांधी जी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और गाया सेशन का जो था ये आप लोग गाया सेशन का आप लोग याद रखेंगे कब हुआ था, चित्तरंजन दास जो है इसके प्रेसिडेंट थे, चित्तरंजन दास। गाया सेशन कब हुआ था, 1922 में हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, चित्तरंजन दास थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए नायक बैच जो है हम लोगों ने एक शुरू किया है, जो यूपी बार काउंसिल इंटरव्यू से रिलेटेड होंगे। जिसको भी यूपी बार काउंसिल से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो ज्वाइन करने के लिए हमारी क्लास, जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लास जरूर ज्वाइन करें, जिसका प्राइस है मात्र 199 रुपया, जिसमें आपको देखिए क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। 10+ आवर लाइव क्लासेस, फ्री PDF एंड नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, 1 ईयर वैलिडिटी, जूम सेशन, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो और मॉक इंटरव्यू भी आपको। मॉक इंटरव्यू देखिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में मिलेंगे, हाइब्रिड मोड में, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ नंबर लिखा हुआ है 8004394194। यहाँ मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 8043949194 ये नंबर है। आप लोग इस पर कॉल करके कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग propounded the theory of lighting conductor in the context of establishment of कांग्रेस। कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट में ये जो थ्योरी ऑफ लाइटिंग कंडक्टर है इसको कौन प्रोपाउंड किया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या नॉन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है थ्योरी ऑफ लाइटिंग कंडक्टर प्रोपाउंड करते हैं। इसका आंसर बताइए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के रेफरेंस में कौन सा जो स्टेटमेंट था वो सही है। रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन द नेशनल एंथम ऑफ 2 कंट्रीज, इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या यह सही है, बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। फर्स्ट एशियन थे रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल प्राइज रिसीव करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1, 2 या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर दोनों होगा। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्लादेश और इंडिया दोनों के लिए नेशनल एंथम लिखे थे, ये बात याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे थे, एशियन थे, पूरे एशिया में पहले इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था। इसका आंसर बताइए। Who among the following is not the leader of the extremist group of Congress? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कांग्रेस का कौन इनमें से लीडर नहीं है, बताइए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर नहीं थे, किसके लीडर थे, मॉडरेट के थे, ठीक है। आप एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का मतलब जानते हैं ना। एक्सट्रीम मतलब गरम दल, ठीक है, और मॉडरेट का मतलब नरम दल। आप लोग ये पढ़े होंगे, गरम दल और नरम दल, ठीक। और गरम दल में आपने लाल बाल पाल पढ़ा होगा, ठीक है। लाल बाल पाल ये जो तीनों थे ये कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट से बिलोंग करते थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से रिलेटेड रखते थे, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बताइए। Consider the following statement in the context of the partition of Bengal. पार्टीशन ऑफ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड ऑन 20 जुलाई 1905। क्या यह सही है। ऑन 20 जुलाई 1905 नेशनल मॉर्निंग डे वाज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट ऑफ बंगाल। क्या यह सही है। मॉर्निंग डे का मतलब शोक डे, आप इसको शोक डे कह सकते हैं, शोक दिवस या शोक डे बोल सकते हैं, ठीक। ऑन अगस्त 7, 1905 स्वदेशी मूवमेंट वाज अनाउंस इन द टाउन हॉल ऑफ
कलकत्ता। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कहाँ अनाउंस किया गया था? टाउन हॉल, कलकत्ता के टाउन हॉल में। क्या ये सही है या गलत है बताइए। ए एंड बी, मतलब 1 और 2 होगा, या 2 या 3, या 1 या 3, या ऑल द अबव। इसका आंसर बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। चलिए आइए मैं बता रहा हूं। इसका आंसर सी होगा, 1 एंड 3। 1 सही है, 3 सही है। ये जो नेशनल मॉर्निंग डे जो है वो 20 जुलाई को नहीं मनाया गया था, यह 16 अक्टूबर को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को मॉर्निंग डे मनाया गया था। मॉर्निंग डे, शोक दिवस, जिसमें सभी लोगों ने एक दूसरे के हाथ में आके राखी बांध के रक्षाबंधन भी मनाया था। इसका आंसर बताइए। हाँ, और इसमें एक और चीज जानते हैं। इसमें जो है अमर सुनार एक सॉन्ग है, अमर सुनार बंगला एक सॉन्ग है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो कि जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था इस समय लोगों ने ये सॉन्ग गाया था बहुत जोरों शोरों से। और इसमें बहुत सारे जो पीपुल है वो मिल के ये गाना गा रहे थे और रक्षाबंधन में सेलिब्रेट किया गया था इसमें। और इसके रिस्पॉन्स में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल के, देखिए एक और क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके रिस्पॉन्स में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या था? जिसमें स्वदेशी मतलब जो हमारे स्वदेशी मूवमेंट का मतलब जो ब्रिटिशर्स को थे उसको हम लोग बाइकआउट करेंगे। जितने भी जॉब हो गया, सामान हो गए, खाने के सामान, रहने का सामान, सबको स्कूल सब कुछ बाइकआउट करेंगे हम लोग। ठीक। बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज एडॉप्टेड अ नेशनल पॉलिसी इन। जो ये ब्रिटिश गुड्स का जो बाइकआउट है वो एक नेशनल पॉलिसी को अडेप्ट किया गया था। कब किया गया था बताइए। अभी मैंने जस्ट आपको इसका आंसर बताया, अगर ध्यान में होगा, जस्ट अभी मैंने बताया था। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में। किसके रिस्पॉन्स में? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में। तो इसमें क्या हुआ था? बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ब्रिटिश का जितना भी सामान था यूरोपियंस का, उसको हम लोग बाइकआउट करने का मतलब होता है त्याग देना, उसका यूज ना करना। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब स्वदेश, हमारा खुद का जो जमीन पे उपजाऊ होगा हम लोग उसको अडेप्ट करेंगे। जैसे कपड़ा हो गया, खाना हो गया, उसी को पहनेंगे, उसी को खाएंगे, जिसमें खादी को लेकर बहुत ज्यादा बात हुई थी। ये बताइए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1905। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है। Who among the following started the मित्रा मेला एसोसिएशन? मित्रा मेला एसोसिएशन कब स्टार्ट हुआ था बताइए। कौन स्टार्ट किया था मित्रा मेला एसोसिएशन? श्यामजी कृष्णा वर्मा, बी.डी. सावरकर, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? बी.डी. सावरकर के द्वारा मित्रा मेला स्टार्ट किया गया था, बी.डी. सावरकर के द्वारा। इसका बताइए। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? कलकत्ता से दिल्ली जब 1912 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था उस समय वाइसरॉय कौन था? आपको पता होगा कि 1912 में भी बिहार अलग हुआ था और 1935 में उड़ीसा बंगाल से अलग हुआ था। ठीक। बताइए लॉर्ड माया, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हैडरिंग या लॉर्ड कैनिंग? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग उस समय के वाइसरॉय थे जब कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया जा रहा था 1912 में। इसका आंसर बताइए। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक गीता रहस्य? गीता रहस्य का बुक का ऑथर कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या बी.डी. सावरकर? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य का बुक लिखा गया था। ये बताइए
Who among the following was given the death sentence in नासिक कॉन्स्पिरेसी केस? नासिक कॉन्स्पिरेसी केस जो था 1919 में हुआ था, उसमें डेथ सेंटेंस जो किसको दिया गया था इनमें से बताइए। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस एक ऐसा था जो मुजफ्फरपुर में एक कांड हुआ था, जिसमें एक जज को मारने के लिए एक बम फेंका गया था, लेकिन गलती से वो बम जो है, नहीं जज को नहीं, किसी शायद जनरल डायर थे या कोई था ऐसा, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, किसी को मारने के लिए बम फेंका गया था मुजफ्फरपुर में, लेकिन वो गलती से किसी और के जगह किसी और वो बम चला गया और 2 लोग निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें डेथ सेंटेंस दिया गया था। बताइए किसको किसको दिया गया था? विनायक देशपांडे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, या कृष्णा गोपाल कर्वे, या ऑल द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये तीनों लोगों को इसमें फांसी की सजा दे दी गई थी, और तीनों लोग बहुत गिल्ट में जी रहे थे कि हम लोग मारने किसको गए और मार किसको दिए। 20 Who among the following was given the death sentence? देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर बी होगा। ये देखिए, Who was the first Indian woman president of Indian National Congress? ये मैंने पहले बता दिया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखिए इंडियन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कौन है? इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सोनिया गांधी या सरोजनी नायडू? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट इंडियन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? कानपुर में। ठीक, कब की थी? 1925 में, ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर बताइए। तो स्वदेशी आंदोलन वाज स्टार्टेड इन द ईयर, तो स्वदेशी आंदोलन जो है किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? या स्वदेशी मूवमेंट बोलिए या स्वदेशी आंदोलन बोलिए, इसका आंसर मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। बताइए 1902, 1907 या 1905 या 1909? इसका आंसर हो जाएगा 1905। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, किसके रिस्पॉन्स में? पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में। ये देखिए, इसका आंसर बताइए। Which was the first session of Indian National Congress that was held under the प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूरोपियन? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूरोपियन के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था। वो कौन सा सेशन था? बताइए। 1885 में बॉम्बे सेशन, 1896 में कलकत्ता सेशन, 1888 में इलाहाबाद सेशन, या 1887 में मद्रास सेशन? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इलाहाबाद सेशन 1888 में किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज यूल के द्वारा। ठीक, ये सेशन प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? पहला जो इंग्लिश मैन था जो प्रेसिडेंट थे किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इलाहाबाद सेशन में। बॉम्बे सेशन जो 1885 में हुआ था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ठीक, कलकत्ता सेशन जो 1896 में हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नावरोजी। ठीक है, और मद्रास सेशन 1887 में था, इसका कौन अध्यक्षता कर रहे थे? बदरुद्दीन त्याबजी। ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी के द्वारा इसका ये प्रेसिडेंट है मद्रास सेशन में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रहेगा, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इंसिडेंट हैपन इन इंडिया इन द ईयर 1919? 1919 में कौन सा ऐसा मेजर इंसिडेंट घटा था? बताइए। दांडी मार्च हुआ था, जालियांवाला बाग हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, या स्वदेशी मूवमेंट हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? दांडी मार्च, जालियांवाला बाग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या स्वदेशी मूवमेंट? आप लोग इसका आंसर बताएं। 24 का आंसर क्या होगा? चलिए, सबको पता है 1919 में एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट घटा हुआ था जिसका नाम था जालियांवाला बाग। कब घटा था? 1919 में। ठीक, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में, जिसको हम लोग साल्ट टैक्स भी बोलते हैं, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसको बोलते हैं दांडी मार्च को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। कब तक चला था? 1922 तक। स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 1905 में। किसके रिस्पॉन्स में हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए, इसका आंसर बताइए।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पॉलिटिकल डिमांड ऑफ मॉडरेट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में मॉडरेट का क्या क्या डिमांड था, इसका आंसर हमको जानना है। देखिए, होल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिमुल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। जैसे मॉडरेट लोगों का क्या कहा नाम था, जो ये नरम दल जो थे, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के, ये कह रहे थे कि सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन इंडिया में भी होना चाहिए, ठीक, इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगह होना चाहिए। पहले क्या था, सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन इंग्लैंड में सिर्फ होता था, लेकिन इन लोगों का डिमांड क्या था कि इंडिया में भी होना चाहिए। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अमॉन्ग द मासेस। प्राइमरी एजुकेशन, बच्चों लोगों को, लड़के लोगों को पढ़ना उस समय अलाउ नहीं था, तो बच्चे लड़कियों को पढ़ने के लिए भी इन्होंने एजुकेशन की मांग की थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, दे डिमांडेड फॉर अ स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर सिमिलर टू द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। स्टार्टिंग जब 20th सेंचुरी का जब स्टार्टिंग हुआ था, तो मॉडरेट ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर में अपना स्वराज डिमांड किया। सेल्फ, स्वराज का मतलब सेल्फ गवर्निंग होता है, सेल्फ गवर्न, हम खुद से रूल करेंगे, स्वराज का डिमांड किया गया था। जैसे कि जैसे सिमिलर टू द कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जैसे था वैसे ही, या ऑल देव। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या ये सारा स्टेटमेंट सही है मॉडरेट ग्रुप्स को लेकर? क्या ये इन्होंने ये सारे डिमांड कांग्रेस ब्रिटिशर्स के सामने रखा था? हाँ, बिल्कुल सही है। एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, ठीक। इसका आंसर बताइए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 क्लियरली डिफाइंड। जो 1999 का एक्ट है वो क्या डिफाइंड करता है? सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशियरी एंड द लेजिस्लेचर, द jurisdiction of the central and provincial government, the power of the secretary of state for India and the viceroy। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, द jurisdiction of the central and प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और ये जो 1990 का जो एक्ट था, इसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें डेरार्की इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? डेरार्की को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि डेरार्की जो है वो कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसको हम लोग ये नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसमें हम लोग जानेंगे मॉन्टेग्यूज कौन थे और चेम्सफोर्ड कौन है। बताइए, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड के बारे में आप लोगों को कुछ आइडिया है कि मॉन्टेग्यूज कौन थे, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड कौन है? तो जो मॉन्टेग्यू जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मॉन्टेग्यूज ये थे। और चेम्सफोर्ड जो है, चेम्सफोर्ड उस समय के वाइसरॉय थे। कौन थे? वाइसरॉय थे चेम्सफोर्ड, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें 1999 में बाइकैमरलिज्म का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। आइए बाइकैमरलिज्म के बारे में हम लोग जानते हैं। इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म, ठीक। ये दो तरह के होते हैं, एक अपर होते हैं, एक लोअर होते हैं, ठीक। तो अपर में क्या आता है? देखिए, अपर में हमारा आ जाएगा क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाएगा अपर में। और लोअर में क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल,
लेजिस्लेटिव काउंसिल लोअर में आ जाएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज हम लोग जानेंगे, जो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। एक हो गया था रिजर्व, एक रिजर्व्ड हो गया था, और एक हो गया था ट्रांसफर्ड। एक रिजर्व हो गया था, एक ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसका आंसर बताइए। With reference to the yearly nationalist response toward the British economic policies, consider the following statement. ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के रिस्पॉन्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए। They welcomed large scale investment in railway, large scale investment in railway and plantation. They promoted idea of Swadeshi. They were critical of Indian capitalist classes. They demanded the abolition of the salt tax. बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दे वेलकम लार्ज इन्वेस्टमेंट ऑफ रेलवे एंड प्लांटेशन, क्या स्टेटमेंट सही है, नहीं, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दे प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी, क्या सही है, सही है। दे वर क्रिटिकल ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस, डिमांडेड क्रिटिकल ऑफ द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लासेस। बताइए ये सही होगा या गलत होगा, ये भी गलत होगा। देखिए दे डिमांड एवोल्यूशन ऑफ साल्ट टैक्स, साल्ट टैक्स का वो लोग डिमांड किए थे, क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, सही है। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, कौन कौन सा सही हो रहा है, तो 1 नंबर गलत है, 3 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए 2 और 4 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 एंड 4 आंसर इसका सही है। इसका बताइए। इन विच ईयर द रेडिकल एंड मॉडरेट्स वर डिवाइडेड, रेडिकल और मॉडरेट्स जो है किस साल में दोनों लोग डिवाइड हो जाते हैं, इसका आंसर हमको आप बताइए क्या होगा। 1905 में, 1907 में, 1912 में या 1908 में, बताइए। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1907 में दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, रेडिकल और मॉडरेट्स। आइए 29 नंबर बताइए क्वेश्चन, इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, एजुकेशन रिफॉर्म इंडिया में जो एजुकेशन रिफॉर्म हुआ था उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए। पहला स्टेटमेंट देखिए, रिले कमीशन वाज सेट अप इन 1902 एंड ऑन इट्स रिकमेंडेशन द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास्ड। जो रिले कमीशन जो है इंडिया में सेटअप किया गया था 1902 में, और इसके रिकमेंडेशन पे क्या इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 को पास किया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, द हंटर एजुकेशन कमीशन, जो हंटर एजुकेशन कमीशन है, केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के टाइम क्या हंटर एजुकेशन कमीशन आया था। इसका ये भी, लॉर्ड रिपन कब कब तक वाइसरॉय थे, 1880 से 1884 तक, ये ध्यान रखेंगे। इस समय क्या हंटर एजुकेशन आया था, ऑप्शन देखिए, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, या कोई नहीं इसमें से, नाइदर 1 नाइदर 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन सा सही होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी नंबर, बोथ 1 एंड 2। रिले कमीशन भी सेटअप हुआ था 1902 में, ठीक। इस समय का कौन वाइसरॉय थे, कर्जन, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 में इस्टेब्लिश किया गया था।
हंटर एजुकेशन केम इनटू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपन। हंटर का मिशन जो है वो रिपन के टाइम में आया था। कब? 1880 से 1884 के बीच में आया होगा। आप लोग एक बार डेट सर्च मार के देख लीजिएगा क्या होगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मॉडरेट नेशनलिज्म। मॉडरेट नेशनलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बताइए। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। दे एडॉप्टेड पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव देयर डिमांड। ठीक, वो पीसफुल अपनाते थे, अपने डिमांड को अपना मांगने के लिए वो पीसफुल तरीके से काम करते थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल, दे वर नॉट लॉयल टू द ब्रिटिश। ठीक, क्या वो ब्रिटिश की तरह लॉयल नहीं थे। थर्ड स्टेटमेंट, द मॉडरेट्स यूज्ड पेटिशंस, रिजोल्यूशन, मीटिंग, रिफ्लेट्स एंड पैम्पलेट्स, memorandum and delegation to present their demand. Some models like Rande and Gokhale favor social reform. बताइए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 1 and 2 है, 2 and 3 है, 1, 3 and 4 है, और 1, 2 and 3 है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। दे एडॉप्ट पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव देयर डिमांड। ये बिल्कुल सही है। वो लोग बहुत ही पीसफुली काम करते थे। ये लोग नरम दल थे, जैसे मैंने आप लोगों को नरम और गरम के बारे में बताया था। तो कौन से दल थे? नरम दल थे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर ही काम करना, पीसफुली काम करना पसंद करते थे। सही है। दे वर नॉट लॉयल टू द ब्रिटिश। क्या मॉडरेट ग्रुप जो थे वो ब्रिटिशर्स के लॉयल नहीं थे? गलत बात है, लॉयल थे। ब्रिटिशर्स के तरफ से वो बात करते थे। ये मत समझिएगा कि ये लोग ब्रिटिशर्स के लॉयल नहीं थे। हाँ, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो थे वो ब्रिटिशर्स के लॉयल नहीं थे, लेकिन मॉडरेट जो थे वो थे। द मॉडरेट्स यूज पेटिशन, रिजोल्यूशन, मीटिंग्स, रिफ्लेट्स एंड पैम्पलेट्स, मेमोरेंडम एंड डेलीगेशन टू प्रेजेंट देयर डिमांड्स। बताइए ये ऑप्शन सही है या गलत? ये भी सही है। वो पेटिशन यूज करते थे, रिजोल्यूशन यूज करते थे, मीटिंग करते थे ब्रिटिशर्स के साथ। ये बताइए, सम मॉडरेट्स लाइक रैंडे एंड गोखले फेवर सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म को क्या वो फेवर करते थे? जो रैंडे हो गए, गोखले हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए ये ऑप्शन क्या सही है? ये भी सही है। तो हमारा सिर्फ गलत क्या हो रहा है? 2 नंबर, बाकी 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन देखिए 1, 3, 4 कहाँ है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा नायक बैच शुरू हुआ है। 199 रुपया जिसका मात्र प्राइज है यूपी बार काउंसिल इंटरव्यू के लिए। यूपी बार काउंसिल इंटरव्यू में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग इंटरव्यू उसका दे रहे हैं, तो आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 10 आवर प्लस क्लासेस मिलेंगी, फ्री PDF मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, 1 ईयर वैलिडिटी, जूम सेशन, अनलिमिटेड वॉच टाइम वीडियो होगा, मॉक इंटरव्यू होगा। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में होगा। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये रहा, आप लोग चाहें तो हम लोग से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग हमसे ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 800-4349-4394-194। इस पर आप लोग हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए हो गया आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी यूपी पुलिस हो गया या यूपी बार काउंसिल हो गया या APO से रिलेटेड जो भी वो लोग कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उनको मदद मिलेगा इसको देखने से। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।